integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं आपका एक बार वापस से स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट में। अपन देखो आरसीसी डिज़ाइन देख रहे थे। आरसीसी डिज़ाइन में अपन ने देखो क्या क्या कर लिया था, एलएसएम, डब्ल्यूएसएम, सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स, फ्लैंज्ड बीम, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस के भी क्वेश्चन किए थे अपन ने पिछले क्लास में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, आप वो जाके करो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ तक आपने कितना रेंज अपने कवर करी, आपको कहाँ डाउट है, ठीक है। देखो पढ़ाई सब करते हैं, ठीक है, आप सब लेक्चर सब देखते हैं, बिल्कुल सब सही करोगे, बट जब तक अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या मिस कर दिया है। क्लियर? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर। देखो नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर? क्योंकि देखो शेयर रिइंफोर्समेंट है, अपन यहाँ शेयर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करेंगे। अपन यहाँ पर आज शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शेयर क्यों लगता है, कैसे कैसे क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं वगैरह वगैरह। आज बहुत बढ़िया मजा आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर। अब देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर तो मतलब ये एलएसएम है, पहली बात। मतलब यहाँ पे अपन सिर्फ एलएसएम की बात करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूएसएम में शेयर नहीं आता। बिल्कुल, मैं एक्यूरेट एक एक चीज आपको एलएसएम और डब्ल्यूएसएम को कंपेयर कराता चलूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अपन एलएसएम ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ेंगे एलएसएम बिल्कुल, क्योंकि अपन वापस वही है जो क्वेश्चन आते हैं जो अभी अपने सिलेबस में, तो डब्ल्यूएसएम एलएसएम दोनों दिया हुआ है, बट जो मेन क्वेश्चन आता है ना वो एलएसएम से ही आता है शेयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और भी जैसे आगे अपन चैप्टर चलते जाएगा ना धीरे धीरे, वो पूरा का पूरा एलएसएम ही चलता है। डब्ल्यूएसएम का बस छोटा सा पार्ट था जो अपन एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एनालिसिस वगैरह बीम का, और वहां तक ही वो लिमिटेड रहता है, ठीक है। शेयर में हाँ कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आएंगे, कहाँ कहाँ स्ट्रेसेस चेंजेस होंगे, वो मैं बताता चलूंगा। देखो एलएसएम में ये करते हैं, डब्ल्यूएसएम में ये करते हैं। ओके, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर अलग से डब्ल्यूएसएम का करने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर? अपन एलएसएम पूरा एलएसएम पढ़ेंगे, और जहां जहां डब्ल्यूएसएम के बीच में डिफरेंसेस हैं, जहां कोई स्ट्रेस की वैल्यू अलग है, जहां कोई टेबल की वैल्यू अलग है, वो अपन कोड टू कोड बताते चलेंगे। क्लियर? तो देखो अपन अब स्टार्ट करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर। अब बात आती है कि सर शेयर की बात कर रहे हैं और आरसीसी मेंबर बताओ, अपन अभी तक अपन ने क्या देखा, सिर्फ बीम्स देखी है, कॉलम तो देखा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस किसकी बात करूंगा, सिर्फ बीम्स की बात करूंगा या स्लैब्स की बात करूंगा, यानी फ्लेक्सर मेंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन शियर रिइंफोर्समेंट जो आज अपना पूरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, ठीक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपन किसके लिए, बीम और स्लैब के लिए देखेंगे, ठीक है। कॉलम के लिए अभी नहीं देखेंगे। कॉलम के लिए जब कॉलम का पूरा क्वेश्चन करेंगे, मतलब पूरे चैप्टर अलग से करेंगे, तो वहां पर कॉलम का अपन टेंशन रिइंफोर्समेंट और कंप्रेशन दोनों सब कुछ साथ में, शेयर सब पूरा एक साथ ही कॉलम का कॉलम में देखेंगे, क्योंकि अभी अपन फ्लेक्सर मेंबर पढ़ रहे हैं डिजाइन, ठीक है। तो अपन पूरा का पूरा फ्लेक्सर मेंबर को चलेंगे, ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर में, अब शेयर की बात कर रहे हैं, तो शेयर कैसे बीम में अराइज होता है, ठीक है भाई। बात समझ में आती है कि अगर बीम बैंड हो रही है, पहला तरीका सिंपल टू सिंपल, कि अगर बीम बैंड हो रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सा टाइप ऑफ शेयर आएगा, पहला फ्लेक्सुरल शेयर। मतलब जैसे मैंने अपने सॉन्ग में बताया था कि क्या होता है, dm/dx, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग यूनिट मोमेंट अलोंग द लेंथ, हमें क्या देता है, शेयर फोर्स देता है ना। तो वो ही शेयर फोर्स किसकी वजह से जनरेट हुआ, मोमेंट की वजह से जनरेट हुआ। तो वो मोमेंट की वजह से जनरेट हुआ ना शेयर की, पहला बात करेंगे अपन फ्लेक्सुरल शेयर की। ओके, फ्लेक्सुरल शेयर, और यही बेसिकली अपन इसी के लिए ही डिजाइन करते हैं हमारा शेयर रिइंफोर्समेंट। ओके, यानी पहले ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट के चेंज के कारण हमें क्या मिल रहा है, जो शेयर फोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेक्शन टू सेक्शन वेरी करेगा, शेयर फोर्स हर सेक्शन पर अलग आता है ना। तो देखो शेयर फोर्स कितना मिलता है हमें, dm/dx, ये देखा था, ये तो एकदम आसान चीज है कि अगर मोमेंट हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अब जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम की एग्जांपल ले लो एक, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर में, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे आया था, अपन ने ऐसे देखा था, ठीक है, ये W/2, ये W/2 देखा था, ठीक है। और अगर मान लो यही मैं यूडीएल ले लूं, ये अगर मैं यूडीएल लेता हूं, ठीक है, जनरली अपन जब भी बीम कोई भी अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है तो वो यूडीएल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेल्फ वेट तो लग ही रहा है ना, ठीक है। अब बताओ इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे आया था, ये
ऐसा आया था। तो मुझे देखो यहाँ पर क्या मिल रहा था, बीच में शेयर फोर्स 0 मिल रहा था, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ शेयर फोर्स, ये देखो शेयर को हमेशा अपन वी से डिनोट करते हैं, ये कंफ्यूज होता है ना सर ये वी क्या है, वी क्या है, शेयर फोर्स। ओके देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये WL/2 और यहाँ पर भी WL/2, ये माइनस में अगर W हमारा किलोन्यूटन पर मीटर लोड है, ठीक है। तो शेयर फोर्स यहाँ कितना आ रहा है, देखो WL/2, इधर भी कितना आ रहा है, WL/2। क्लियर। अच्छा अब मेरे को बात समझ में आती है कि अगर मुझे ये बीम डिज़ाइन करनी है, मान लो ये वाली बीम डिज़ाइन करनी है, कौन सी, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने बीम डिज़ाइन कर ली। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया पिछले लेक्चर तक का, मतलब LSM या WSM से मैंने ये बीम डिज़ाइन कर ली, इसका मोमेंट निकाला, ठीक है, अल्टीमेट मोमेंट देखा, अगर मेरे मैक्सिमम मोमेंट से कम है तो मतलब सॉरी अगर ज़्यादा है मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम मोमेंट से ज़्यादा है, तो ये बीम मेरी किस में है, सेफ है, बिल्कुल अंडर इनफोर्स सेक्शन बना दिया मैंने। यहाँ तक तो क्लियर है बात, ठीक है, ये अपन पिछले लेक्चर तक कर चुके हैं। आज ये अपन शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अब शेयर का बात क्यों आई, क्योंकि देखो बीम माना मैंने कि बीम क्या है, फ्लेक्सर मेंबर है, अगर मैं इसको डिज़ाइन तो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से ही करूँगा, बट शेयर भी तो रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा शेयर, क्योंकि क्या होता है कि शेयर के कारण अगर शेयर मेरा इंक्रीज हो गया मेरी बीम में तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, अगर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे कंक्रीट में तो क्या हो जाएगा, मेरा फेलियर हो जाएगी, मेरी बीम फेल हो जाएगी, ठीक है। चलो बात समझ में आती है। तो यानी अब मैं करूँगा क्या, मैंने बीम तो डिज़ाइन कर चुका हूँ मैं, मेरे को अब क्या लगाना पड़ेगा, शेयर में चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना शेयर रिइंफोर्समेंट वाला, वो सिर्फ और सिर्फ एक शेयर के चेक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे शेयर का चेक लगाना है, ठीक है, बात समझ में आती है। तो चेक में करूँगा क्या, मैं चेक में ये करूँगा कि मेरे परमिसिबल स्ट्रेसेस या मैक्सिमम स्ट्रेसेस जितने भी आ सकते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे बीम में, कौन से वाले, शेयर स्ट्रेस, वो हमारे कम होने चाहिए, बस किससे कम होने चाहिए वो अपने आगे देखेंगे अपन, कोड में सब प्रोसीजर पूरा गिवन है, अपन डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस करेंगे, कंक्रीट का अलग आएगा, स्टील के लिए अलग लेंगे, सबके लिए अलग अलग लेंगे, ठीक है। यानी कुछ कंक्रीट की भी होती है, अभी मैं आगे इस चैप्टर में अपन जैसे चलेंगे मैं बताऊंगा कि कंक्रीट भी शेयर को रजिस्ट करता है, ठीक है, स्टील तो करता ही करता है, दोनों मिल के करते हैं, ठीक है, और शेयर रिइंफोर्समेंट अलग से डाल रहे हैं, ठीक है। ये बात आ रही है अपन जो शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, अलग से और रिइंफोर्समेंट डालेंगे हमारे बीम में। अगर अपन ने लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, टेंसाइल अपना टेंशन रिइंफोर्समेंट तो डाला है, बट अपने को और क्या डालना पड़ेगा, शेयर रिइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझ में आती है, देखो यहाँ इधर से इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे लग रहा है WL/2, इधर लग रहा है WL/2 लग रहा है, और ये मेरी बीम, ये लेंथ L है, बट अब ये शेयर वेरी कर रहा है, तो मैं इस पूरी बीम को किस शेयर के हिसाब से लूंगा, मैक्सिमम शेयर के हिसाब से लूंगा, बिल्कुल, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ आ रहे हैं, सपोर्ट्स पे आ रहे हैं सर, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए है, ठीक है, माना। और क्या देखा अपन ने कि जो शेयर फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम किसके लिए आ रहे हैं, सपोर्ट्स पर आ रहे हैं। यानी कि क्या होगा, मुझे अगर मैं इस फोर्स के लिए डिज़ाइन कर लूँ, इस फोर्स के लिए मैं अगर शेयर स्ट्रेस निकाल दूँ और वो मेरा परमिसिबल से कम है, तो मैं सारी पूरी बीम के लिए कह दूँ कि हाँ अच्छा ठीक है, अगर मैंने इस फोर्स के लिए मेरा शेयर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन कर लिया। ये मैं इसलिए इतना जोर दे के बता रहा हूँ ताकि यहाँ बच्चे गड़बड़ करते सब समझ में नहीं आता, चीज़ समझ में नहीं आती। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन जो मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए पूरी बीम के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं, क्लियर। यानी अगर मेरा सपोर्ट से मैक्सिमम आ रहा है और शेयर रिइंफोर्समेंट अगर मैं पूरी बीम में इक्वल दे दूँ मैक्सिमम के बराबर, तो मेरी पूरी बीम सेफ हो गई ना, ठीक है। ये बात समझ आती है। तो पहला टाइप ऑफ शेयर अपन ने क्या देखा, फ्लेक्सर शेयर ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ही अपन इसी के हिसाब से डिजाइन करेंगे। अभी और टाइप्स ऑफ शेयर बताने वाला हूँ, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब बात आती है सर दूसरे टाइप ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है पंचिंग शेयर, ठीक है। देखो पंचिंग शेयर नाम से पता चल रहा है, पंचिंग वो किस में होगी, वो अब आ जाएगा अगर मेरा मेंबर बहुत थिन है, ठीक है, थिन मेंबर्स। अब थिन मेंबर कहाँ आ गई, ठीक है, देखो स्लैब्स होता है, ठीक है, स्लैब देखे हैं, फुटिंग देखी है वहाँ पर, ठीक है। बीम्स पे अपन पंचिंग शेयर को यूज़ नहीं करते हैं, पंचिंग शेयर, ओके। अब ये किसकी वजह से आ रहा है, पंचिंग शेयर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड किस पर लग रहा है, अप्लाइड ऑन ए थिन मेंबर, ऑन ए थिन मेंबर। थिन मेंबर से मतलब समझ नहीं थे, उनकी थिकनेस कम है। अब देखो स्लैब है,
स्लैब होता है 100 mm, 120 mm, 150 mm, पर बीम की हमारी डेप्थ कितनी देखी थी अपन ने? 500 mm, 450, ठीक है। इतना बीम अपनी थिन मेंबर नहीं होती है, स्लैब्स हैं, फुटिंग है, ठीक है। ये देखो यहाँ और कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है अगर मान लो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, तो इस स्लैब को अगर इसकी ये थिन है, अब ये मत बोलना कि सर ये कितनी होती है, अपन बीम्स में पंचिंग शीयर नहीं लगाते हैं, ओके। कहाँ बात आएगी? देखो ये पंचिंग शीयर अपन कहाँ यूज़ करेंगे? फ्लैट स्लैब में। अब सर ये फ्लैट स्लैब क्या होते हैं? फ्लैट स्लैब हमारे वो होंगे जहाँ जो मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स पे सपोर्टेड होते हैं, जो मेरे स्लैब्स, ठीक है, ओनली सपोर्टेड ऑन दी कॉलम्स, बीम लेस फ्लोर, ठीक है। या तो बीम लेस फ्लोर बोल दो, बीम लेस फ्लोर्स, या कह सकते हैं ओनली कॉलम सपोर्टेड, ठीक है, ओनली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स। उसमें अपन पंचिंग शीयर चेक करते हैं। अपन जब फुटिंग पढ़ेंगे ना आगे और स्लैब्स भी पढ़ेंगे तो ये अपन पंचिंग शीयर देखेंगे, ठीक है। इस वाले आपने को आज अपन पंचिंग शीयर नहीं देखेंगे इस चैप्टर में, ओके। ओनली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स, ओनली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स, क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि सर फ्लेक्सुरल शीयर और पंचिंग शीयर दोनों भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो किस में आएंगे? हमारे फुटिंग्स में। अपन दोनों चेक करेंगे, ठीक है, फ्लेक्सुरल शीयर और कौन से? पंचिंग शीयर। और इसमें अपन क्या बोलते हैं कि अगर मेरा फ्लेक्सुरल शीयर है उसको रेफर करता हूँ मैं वन वे शीयर से, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपने को पता होनी चाहिए। ये वन वे शीयर से अपन इसको रेफर करते हैं कि अपन वन वे शीयर का डिज़ाइन लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर पंचिंग शीयर है, पंचिंग शीयर है, ये अपन सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे? देखो फुटिंग में करेंगे। जब अपन आरसीसी फुटिंग डिज़ाइन करेंगे ना, वहाँ पर ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आ जाएगा टू वे शीयर, ओके। अभी अपने को देखो आज अपन को शीयर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। शीयर के कारण कैसे कैसे, ठीक है, शीयर फोर्स के कारण अपन कैसे कैसे स्ट्रेसेस और कौन कौन रजिस्ट करता है, कैसे क्रैक्स आते हैं, वो सब अपन देखने वाले हैं आज, ओके। अभी तक ये जितना इस चैप्टर में काम की चीज़ अपन उतना अभी पढ़ेंगे, जितना आगे आएगा अपन उसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ तो सब जगह पढ़ नहीं सकते, ओके। तो चलें, तो देखो पंचिंग शीयर हो गया। अगला कौन सा आता है? देखो अपन ने जब टॉर्शन पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉर्शन पढ़ा था, ठीक है। तो टॉर्शन के कारण भी शीयर स्ट्रेसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो वो अभी अपना काम का नहीं है, बट सिर्फ हम टाइप्स ऑफ शीयर पढ़ रहे हैं, इसलिए देख लो। सेकंड थर्ड हो गया, सेकंड तो पंचिंग शीयर था, ठीक है। लास्ट थर्ड नंबर है अपना टॉर्शनल शीयर, बस, ठीक है। और ये किसके लिए आता है? ड्यू टू टॉर्शन, बस, ठीक है। ये अपने काम का चीज़ नहीं है, बस इतना सा अपन टाइप ऑफ शीयर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन को ये पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब बात आती है कि सर आपने टाइप्स ऑफ शीयर तो बता दिया, टाइप्स ऑफ शीयर बता दिया, ठीक है, बात समझ में आती है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे शीयर रिइंफोर्समेंट की क्यों जरूरत आनी पड़ी अपन को? क्या हो रहा था ऐसा बीम में, वो देखे मोड्स ऑफ फेलियर, ठीक है, या क्या कह सकते हैं मोड्स ऑफ क्रैकिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मोड्स ऑफ क्रैकिंग। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं बताऊंगा कैसे आता है। मोड्स ऑफ क्रैकिंग, देखो 3 तरीके के क्रैक्स आते हैं। 3 तरीके के क्रैक्स मतलब, पहला अगर मैं नाम दूं फ्लेक्सुरल क्रैक्स, फ्लेक्सुरल क्रैक्स, देखो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सुरल क्रैक्स, यानी किसके कारण होगा? मोमेंट के कारण होगा। वापस देखो मेरी बीम कहाँ गई, ये रही। अब देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसमें एकदम अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ लग रहा है एक, मान लो क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लग रहा है। इसका अपन ने शियर फोर्स तो देखा था, बट अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा आता था, ये WL/4 होती थी। यानी कि अगर मेरा कोई भी सेक्शन अगर यहाँ बीच में हो कहीं, ठीक है, बीच में हो या इसके विसिनिटी में हो, इसके विसिनिटी में, यार यहाँ तो शियर फोर्स तो 0 होता था, बिल्कुल 0 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रैक्स आएंगे ना इधर, ठीक है, ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इस सेक्शन के आसपास यानी बीच के सेक्शन के आसपास जो क्रैक्स आएंगे ना वो ऐसे आते हैं, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलरली आते हैं लगभग, और उसको मैं नाम देता हूं फ्लेक्सुरल क्रैक्स। क्लियर, बात समझ में आई कि ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, यानी मैं एक नाम दे सकता हूं इसको, अकर्स अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स। देखो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सर है ना, तो बेंडिंग मोमेंट के कारण ही होगा। अकर्स अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स, ओके, ये बात समझ में आती है। और
कितने एंगल पे लगेगा, देखो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्रीज पे क्रैक करते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ बना हुआ आया और पूछा ये कौन सा क्रैक है, तो फ्लेक्सर क्रैक जो परपेंडिकुलरली लगते हैं, यानी हमारे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, बीम ऐसे है, इसके परपेंडिकुलरली अगर क्रैक्स आते हैं, और ये हमेशा किसके आएंगे, हमारा जो जहां पर मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है उसके आसपास, यानी सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ आता है, अपनी सेंटर पे आता है ना, तो सेंटर के आसपास हमारे जो क्रैक्स आएंगे और ऐसे क्रैक्स आते हैं उनको मैं नाम दूंगा फ्लेक्सुरल क्रैक्स। ओके, अच्छा, नॉर्मली अकर्स एट 90 डिग्री, अकर्स एट 90 डिग्री, क्लियर टू द हॉरिजॉन्टल, ये भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बात समझ में आती है बेटा। अब देखो नेक्स्ट चीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से ही अपना सारा जो है अपन शियर इन्फोर्समेंट को करते हैं, ठीक है। वेब शियर क्रैक, इसको नाम दूंगा वेब शियर या डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन। देखो बेटा ये जो चीज़ें होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को बेसिक्स एकदम अपने को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अपन आरसीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, बट आगे अगर जब अपन फील्ड में उतरेंगे तब अपन को ये छोटी छोटी चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए, पंचिंग शियर, ठीक है, जैसे डायगोनल टेंशन अभी पढ़ेंगे, और फ्लेक्सुरल क्रैक्स, शियर क्रैक्स, ठीक है, ये सब टर्म्स है बेटा, ठीक है, ये अपने को बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब मैं इसमें आ रहा हूँ डायगोनल टेंशन में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। डायगोनल, ये भी देखो किससे आया, अपन ने फ्लेक्सुरल क्रैक्स देख लिए, ठीक है। अब देखो, अब पता चल रहा है कि सर अगर मेरा शियर फोर्स मैक्सिमम हो कहीं पर, ठीक है, इधर ऊपर लिख लेते हैं इसको वापस से अच्छे से, ठीक है। सेकंड नंबर हम देख रहे हैं डायगोनल टेंशन क्रैक, डायगोनल टेंशन क्रैक्स। अब बात समझ में आती है कि सर ये डायगोनल टेंशन क्या है। पहली बात, मेरी बीम है, वापस देखो तो मेरी बीम है कोई एक, मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ किसी पर, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे थे सिग्मा और सिग्मा, ठीक है, शियर स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं, ठीक है, इस हमारे पूरे पर शियर स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखा था, बिल्कुल देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो नॉर्मल और शियर के कारण अपन ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले थे, बिल्कुल बात समझ में आती है, निकाले थे। बट अगर मैं बात करूं इधर की, किधर की, सपोर्ट के पास, यहां इधर बात करूं सपोर्ट के आसपास, सिर्फ यहां शियर फोर्स अपन ने कितना निकाला था, अगर ये देखो बेंडिंग मूवमेंट अपनी यूडीएल है, तो ये शियर फोर्स डायग्राम अपना कैसे आया था, ये शियर फोर्स डायग्राम ऐसे आया था ना, लीनियर, ठीक है, ये कम हो रहा था इधर बीच में 0 और यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था। थोड़ी देर अपन पहले देखा था ना, सपोर्ट्स पर शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा था, तो सपोर्ट्स के पास में देखो क्या होगा, सपोर्ट्स के पास में यहाँ पर क्या आएगा, ओनली शियर, इसमें ये बचेगा ही नहीं, ये जो सेक्शन है हमारा पास वाला, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्या आ जाएंगे, शियर स्ट्रेसेस आएंगे, ओनली तो ओनली आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो ये इसलिए जरूरत होती है हमारे को सॉम की, क्योंकि ये बेसिक्स हमें पता चल, अगर आते ही नहीं है ये सब, हमें चीज़ें मैकेनिक्स पता ही नहीं है हमें चीज़ों की, तो हम आगे कैसे डिज़ाइन में जाएंगे। ओके, हमें स्ट्रेसेस ही नहीं निकालने आते, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत होती है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल की। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या लग रहा है, इस सेक्शन के आसपास सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स है, ठीक है भाई, होगा बेंडिंग मोमेंट बहुत कम होगा आगे जाके, बट मैं सिर्फ अगर इस सेक्शन की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम देखो अपन ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले थे सिग्मा 1 और 2, याद करो कितना आता था, P1 + P2/2 अंडर रूट, मैं पूरा लिख लेता हूँ चलो, प्लस माइनस अंडर रूट P1 - P2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस टाउ स्क्वायर, ये आता था। अब P1 और P2 0 है क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेसेस तो कुछ है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस सीधे सीधे टाउ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो सिर्फ और सिर्फ, अब ये टाउ लग रहा था तो अपने को प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी मैक्सिमम कितने मिल रहे हैं, प्लस माइनस टाउ के। अगर देखो प्लस है, अगर बात करूं प्लस की, देखो अपन ने प्लस वाले कौन से लिए थे, टेंशन स्ट्रेस लिया था, तो मतलब टेंसाइल लिया था, और नेगेटिव वाले कौन से थे, कंप्रेशन। ओके, अब बात आती है कि सर ठीक है, मेरे को बात समझ में आती है कि अच्छा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्लस का टाउ लग रहा है, ठीक है, प्लस के टाउ में क्या होगा, टेंशन आएगा भाई, नेगेटिव तो कंक्रीट काम कर लेगा, ठीक है, कंप्रेशन में तो वो बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है, जो माइनस वाला है वो तो सहन कर लेगा, बट जो प्लस वाला है, ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, डायगोनल, अब डायगोनल की बात बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये शियर स्ट्रेसेस हमारे, ठीक है। अब ये देखो जो
अब टेंशन वाला है, मतलब ये जो प्लस टाउ वाला है ना सिग्मा, अब ये कौन करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगी, ये वाला मेरा ये जो है ये ऐसे बन जाएगा। देखो अगर ये मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ये 45 डिग्रीज पर, ये देखो ये यूं सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, क्लियर। यानी यहां पर क्या आएंगे, टेंशन आएगा, इधर टेंशन आएगी, इस टेंशन को कौन करेगा, यहां से ऐसे ये टेंशन, ठीक है। कंप्रेशन तो कंक्रीट सहन कर सकता है, टेंशन के कारण जो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे ना उसको मैं नाम दूंगा टेंशन, डायगोनल टेंशन क्रैक, और ये डायगोनली आएंगे, यानी ये 45 डिग्री पर आते हैं आसपास। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि जो अपन डायगोनल टेंशन क्रैक्स की बात कर रहे हैं, वो डायगोनल टेंशन क्रैक्स आते कैसे हैं, सपोर्ट्स के पास में आएंगे पहली बात, ठीक है, और डायगोनली और टेंशन में, ठीक है। अपन कंप्रेशन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कंक्रीट है तो कंक्रीट कंप्रेशन को आराम से सहन कर लेगा। टेंशन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए टेंशन आ रहा है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, शियर रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह वाला भैया जो कौन था, अपन सर बोलोगे आप सर टेंशन रिइंफोर्समेंट लगा तो रखा है, ये यहाँ पर एक है ना स्टील तुम्हारी, वो क्या करेगी, वो भी करेगी, बट यहाँ कम पड़ रहा है उधर से। अभी अपन आगे देखूंगा शेयर का ट्रांसफर कैसे होते हैं। ओके, तो शेयर का ट्रांसफर भी अपन देखेंगे। सिर्फ अकेला शेयर रिइंफोर्समेंट ही शेयर को रजिस्ट नहीं करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शेयर को रजिस्ट करती हैं। ओके, तो ये वाला देखो, ये चीज जो हमारा डायगोनल टेंशन क्रैक्स हैं वो नियरली 45 डिग्री पे, जैसे वो 90 डिग्री पे आते थे ना, ये कैसे आएंगे, नियरली 45 डिग्री पे आएंगे। कौन से, डायगोनल टेंशन क्रैक या वेब शियर क्रैक। ओके, क्या लिख दूं, अकर्स, अब ये कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, मतलब अकर्स एट लार्ज शियर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और नॉर्मली इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि सर डायगोनल टेंशन मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। डायगोनल टेंशन कैसे लगा था, ये ऐसे आता है सपोर्ट के पास में, और ये वाले तो मैंने देखे थे परपेंडिकुलर, जो किधर है, इधर, ठीक है। ये यूडीएल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहां पर अपन ने क्या देखा था, फ्लेक्सुरल क्रैक सेंटर में, सपोर्ट्स के पास में अपन ने 45 डिग्री पे देखे थे कौन से क्रैक्स, डायगोनल टेंशन क्रैक्स। एक और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी बीच का कहीं सेक्शन, बीच का मतलब या तो सपोर्ट्स के पास में भी नहीं और सेंटर में भी नहीं, यहां कहीं बीच में, उधर कैसे क्रैक्स आएंगे, उधर हमारे क्रैक्स आएंगे फ्लेक्सुरल शियर, दोनों फ्लेक्सुरल शियर दोनों के कॉम्बिनेशन में आएगा ना, बस फ्लेक्सुरल शियर, फेलियर बोल दो या क्रैक्स बोल दो, एक ही बात है, क्रैक्स, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर परपेंडिकुलर भी होते हैं और शियर ऐसा भी होता है, देखो थोड़े परपेंडिकुलर, थोड़े ऐसे, थोड़े परपेंडिकुलर, थोड़े टेढ़े, ऐसे इस टाइप के क्रैक्स आएंगे, क्लियर। चलो, अगर मैं एक पूरी बढ़िया सी बीम बना देता हूँ ना, फिर उसमें एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आपका ये मोड ऑफ क्रैकिंग बिल्कुल फिनिश, अच्छी से एक पूरी बीम में बना देते हैं ताकि आपको एकदम फोटो दिमाग में छप जाए क्रैक्स की, ठीक है। ये देखो, अगर मैं ये एकदम बढ़िया सी इतनी लंबी बीम बना देते हैं एक, ठीक है, और यहाँ एक बना लेते हैं सिंपली सपोर्ट, इधर एक रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो देखो, ये थोड़ा सा सपोर्ट के पास वाला एरिया, ये थोड़ा सा सपोर्ट के पास वाला एरिया, और ये थोड़ा सा अपना मिड वाला, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा होगा अरेंजमेंट। यहां तो कौन सा आएगा, देखो डायगोनल टेंशन आएगा कि नहीं आएगा इस रेंज पे, या वेब शियर नाम दे दूं। यहां बीच में कौन सा आएंगे, ये वाले ऐसे, और यहां पर परपेंडिकुलर आएंगे लगभग फ्लेक्सुरल क्रैक्स, ये वाले फ्लेक्सुरल क्रैक फर्स्ट नंबर वाले, और बीच वाले इधर कौन से होंगे, फ्लेक्सुरल शियर, दोनों फ्लेक्सुरल शियर, देखो एफ एस लिख रहा हूं, समझ जाना। और यहां पर भी ऐसे आएंगे, ये ऐसे, ये यूं, ये ऐसे, ये यूं, ये ऐसे, ये यूं, ठीक है। ये कौन सा है, देखो फ्लेक्सुरल शियर, और यहां पर ये ऐसे, ये ऐसे, इधर ऐसे, ये वापस कौन से आ गए, इधर हमारे वेब शियर, ठीक है ना। अब एकदम आपको फोटो समझ में आ गई होगी, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
ये मान लो इधर यूडीएल लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात समझ में आती है कि सर आपने न्यूट्रल एक्सिस क्यों नहीं बनाई यहाँ पर। तो बेटा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, ये क्रैक्स न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही आएंगे। क्यों? टेंशन जोन में ही आएंगे, ऊपर तो कंप्रेशन है ना, ठीक है। तो फिर वही बात है, अगर अब ये सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए मैंने जनरल सिर्फ और सिर्फ क्रैक शो किया है, ये इधर से नीचे ही आएंगे, ठीक है। मतलब ऊपर तो कंप्रेशन आएगा, पूरा जोन ही कंप्रेशन जोन है। क्लियर? चलो बात समझ में आ गई, ये क्रैक्स भी हो गया, आपको समझ में आ गया। अब बात करूंगा मैं शेयर ट्रांसफर की, कि शेयर फोर्स रजिस्ट कैसे करता है, ठीक है। हमारी बीम कैसे ट्रांसफर करती है शेयर स्ट्रेसेस को, ठीक है, कैसे रजिस्ट करती है। हमको अभी भी बात आती है कि देखो अपन ने ये तो देख लिया कि क्रैक्स आ रहे हैं, तो मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे अच्छा कुछ ऐसा चीज दो जिससे क्या हो जाए, शेयर को मैं रजिस्ट कर लूँ। तो अब शेयर को रजिस्ट करवाना है, ये तो बात समझ में आती है, पर क्या अकेला शेयर रिइंफोर्समेंट ही शेयर को रजिस्ट करेगा? नहीं, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये समझा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म, देखो आरसीसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम अच्छे से समझो तो सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं एक बढ़िया सी बीम बना लेते हैं, ठीक है। एक सेक्शन काट लेते हैं थोड़ा सा, और ये इधर टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये देखो, ये लग रहा है यहां पर हमारा शेयर फोर्स मैक्सिमम। क्लियर? बात आई समझ में? अच्छा, ये ऐसा ना करके इसको ऐसे कर दो तो ज्यादा क्लियर सही है। इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये लग रहा है हमारा शेयर फोर्स, ठीक है, वी यू, हम इसे डिनोट करेंगे। यहां इसको मैं नाम दूंगा, देखो अब ये यहां पर ये शेयर रजिस्ट कर रहा है, ये जो है इसको एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, देखो इसको लिखेंगे वी सी जेड। मैं एक एक ये टर्म समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये वी डी और ये अब शेयर रिइंफोर्समेंट वी एस, और यहां पर देखो एक यहां पर ये जो एग्रीगेट्स होंगे, ठीक है, वो अपने आपस में इंटरलॉकिंग के फोर्स के कारण यहाँ ए लगाएंगे ना, तो भाई यहां पर वी ए लगा रहा हूं, इसका कंपोनेंट, ठीक है, इसका कंपोनेंट। यानी अब देखो ये मैं एक बीम बनाई, एक प्यारा सा सेक्शन बनाया, ये एक शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो अब इस शेयर फोर्स को देखो कौन कौन रजिस्ट करेगा। ये शेयर फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये शेयर फोर्स नीचे आना चाहिए, यहां पर बिल्कुल आने चाहिए। पहला देखो ये क्या है, अनक्रैक्ड सेक्शन, जो यहां पे कंक्रीट होगा ना, इधर कंक्रीट है, तो ये जो कंक्रीट का अनक्रैक्ड सेक्शन है, अनक्रैक्ड सेक्शन, वो रजिस्ट करेगा शेयर को, पहला। दूसरा, अगर यहां पे शेयर रिइंफोर्समेंट है तो वी एस, शेयर रिइंफोर्समेंट। तीसरा, ये एग्रीगेट इंटरलॉकिंग के कारण, ठीक है भाई, आपस में स्टील और कंक्रीट का जो बीच में जो एग्रीगेट्स होंगे वो भी तो कुछ शेयर को रजिस्ट करेंगे, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग। और ये वाला, ये डॉवेल एक्शन, जो हमारा टेंशन रिइंफोर्समेंट है ना, टेंशन रिइंफोर्समेंट जो अपन ने डाल रखा है ऑलरेडी, टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है, वो भी शेयर को रजिस्ट करता है। डॉवेल एक्शन ऑफ व्हाट, टेंशन रिइंफोर्समेंट। यानी टेंशन रिइंफोर्समेंट का हमारा जो एक कंपोनेंट है वी डी, ठीक है, वो भी शेयर को रजिस्ट करेगा। क्लियर? तो बात समझ आती है, जो एक शेयर फोर्स है उसको कौन कौन रजिस्ट कर रहे हैं, चार लोग रजिस्ट कर रहे हैं। अनकरेक्ट सेक्शन कंक्रीट खुद, सिर्फ और सिर्फ अकेला कंक्रीट भी शेयर को रजिस्ट करेगा। फिर जो शेयर रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी शेयर रिइंफोर्समेंट, ठीक है, वो भी करेगा। एग्रीगेट के जो इंटरलॉकिंग होती है वो भी करेगा, और डॉवेल एक्शन ऑफ द टेंशन रिइंफोर्समेंट वो भी जो है वो इसमें हमारा योगदान देगा, किसको रजिस्ट करने में, शेयर को रजिस्ट करने में, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ठीक है, ये तो देख लिया अपन ने, बिल्कुल समझ में आ गया ये चीज तो, कि कौन कौन शेयर को रजिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब बात आती है सर आपने इसका ऑर्डर नहीं समझाया। ऑर्डर मतलब भाई मैंने फोर्स लगाया, तो क्या फोर्स लगाते ही हम ये सब काम शुरू हो जाएंगे कि नहीं? जब तक क्रैक्स नहीं आते ना तब तक ये अपने काम शुरू नहीं करते, ठीक है। कौन से क्रैक्स? वही पहला, अगर फ्लेक्सुरल क्रैक से पहले की बात करूं, प्रायर टू फ्लेक्सुरल क्रैक, यानी अगर मेरी बीम में फ्लेक्सुरल क्रैक नहीं आए हैं उससे पहले, ठीक है, उससे पहले कौन करेगा? अकेला
VCZ करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट वाला ही काम करेगा, क्योंकि देखो अभी तक तो वो डायगोनल टेंशन आया नहीं, ठीक है, फ्लेक्सर आया नहीं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो अकेला कंक्रीट ही है वही मेरा शीयर को रजिस्ट कर लेगा। सेकंड, अब क्या हुआ, फ्लेक्सर क्रैक आ गए, मान लो एट कमेंसमेंट ऑफ क्रैक, एट कमेंसमेंट ऑफ क्रैक। अब कौन कौन करेगा, देखो अब एग्रीगेट भी आ जाएगा और हमारा जो डॉवेल एक्शन है वो भी काम में आ जाएगा। अभी भी डायगोनल टेंशन नहीं आया है, अगर अब जब वो वाले क्रैक्स आ जाएंगे तीसरे, ठीक है, अभी तो कौन से हुए, फ्लेक्सर क्रैक आ गए हैं, ठीक है, ये VA और VD समझ गए ना, अभी जस्ट पहले बताया था, ओके। अब एट डायगोनल टेंशन क्रैक, क्या लिख रहा हूं, डायगोनल टेंशन है ना, टेंशन क्रैक। अब कौन आएगा मेरा, VS, ये आया, ठीक है, शियर रिइंफोर्समेंट, और ये तीनों तो है ही हैं, ये तीनों तो है ही हैं, तो हमें किसके लिए डिजाइन करना है, ये चीज के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पे जो देंगे VS पर, ठीक है, बात समझ में आई ना। चलो अब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो अपन ने पहले स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसके बाद अपन ने बीम एनालिसिस करी थी ना पहले, तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, और कोड क्या कहता है, हमें कोड से मतलब है, कौन सा कोड, IS 456-2000, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो देखो अब मेरा एक बीम है, ये मेरी बीम है, ये टेंशन रीइंफोर्समेंट लग रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये इसकी डेप्थ D और ये B। अच्छा, अगर इलास्टिक स्टेज तक रहेगा ना मेरा, जब तक इलास्टिक स्टेज आएगी, अगर मेरे इलास्टिक स्टेट में है जब तक, तो तब तक तो ये यहां तक पैराबोला और फिर लीनियर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एट इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट में कौन सा होगा, पैराबोलिक, फिर अगर इलास्टिक लिमिट से आगे चला गया तो ये ऐसा लीनियर, फिर वापस दिस। अच्छा, अब IS कोड क्या बोलता है, IS कोड बोलता है ये बिल्कुल लीनियर है, ऐसे रेक्टेंगल, ये क्या है, आफ्टर इलास्टिक स्टेज, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब IS कोड बोलता है ये चीज कि मारो गोली, लीनियर को हम पूरा लीनियर मान लेते हैं, पैराबोलिक स्ट्रेट लेंगे ही नहीं, और इसको नाम दे दिया नॉमिनल या एवरेज शियर स्ट्रेस। आई ना बात समझ। तो अब IS कोड बोलता है कि अपन बिल्कुल ही क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, मेरा पूरा ही सेक्शन कितना कर रहा है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को बियर कर रहा है, ठीक है, मान लिया, बात आ गई समझ, ठीक है। नॉमिनल, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, यानी मेरा जो पूरा सेक्शन है, अभी तक अपन ने क्या किया था, बीम के अलग अलग सेक्शंस पे देखा था कि अच्छा कौन से सेक्शन पे शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है, पर अब वो सेक्शन भी तो देखें कि उस सेक्शन में ऊपर नीचे कितना शियर आ रहा है। तो अपन ने कोड ने बोल दिया कि उस पूरे एक पर्टिकुलर सेक्शन पर आप एक ही शियर स्ट्रेस मान लो, ठीक है। तो मान लिया मैंने, तो उसको मैंने नाम दूंगा VU नाम दूंगा, क्लियर, बात समझ में आई, किसको, शियर फोर्स को, सॉरी, ठीक है, शियर फोर्स को मैंने क्या नाम दिया, VU नाम दिया। तो जो मेरा टाउ V है, टाउ V मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, वो कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कितना लूंगा मैं, B इंटू टी, क्लियर, आई ना बात समझ में। तो यहां बात आ रही है कि अपन ने ये तो देख लिया कि अच्छा एक सेक्शन पे VU मैक्सिमम शियर फोर्स है, बट अभी शियर स्ट्रेस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सेक्शन में, ठीक है। अपन ने एक लिमिट स्टेट देखा था, ठीक है, कंप्रेशन कंक्रीट अलग ले रहा था, C और T को बराबर किया था, स्टील में टेंशन अलग आ रहा था, कंक्रीट में कंप्रेशन अलग आ रहा था, बट यहाँ क्या बात है, IS कोड बोलता है कि पूरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एक तरीके का ले लो और कितना ले लो, नॉमिनल के बराबर ले लो, कि उसमें जो मेरे शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं एक सेक्शन पर कितने आ रहे हैं, VU अपॉन BD, बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये तो चीज आ गई किसकी, शियर स्ट्रेस ड्यू टू, अच्छा ये क्या है, शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, ठीक है ना,
ड्यू टू डिजाइन लोड है, हम जिस लोड के लिए डिजाइन करेंगे ना बेटा उसके लिए हमारा शियर फोर्स है। ठीक है, अब ये डिजाइन लोड मतलब जितने भी सर्विस लोड लग रहे हैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर क्या है LSM, बताइए ना बस समझ में। ये देखो ड्यू टू डिजाइन लोड, तो डिजाइन LSM में 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और WSM है तो यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई ना करके उतनी की उतनी वैल्यू लेंगे अपन। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, अगर अच्छा सर ये तो किसके लिए, कांस्टेंट डेप्थ के लिए। अगर मेरी बीम वेरी कर रही है तो डेप्थ में, यानी वेरिंग डेप्थ के लिए है तो सेकंड केस वेरिंग डेप्थ। वेरिंग डेप्थ कैसे हो सकती है, जैसे मान लो एक कैंटिलीवर है, ठीक है, यहां पर ऐसे और इधर ऐसे ये बढ़ती हुई, ये एंगल बीटा बना रहा है, ये है मान लो D और ये है, ये तो लेंथ है। ठीक है, तो फॉर वेरिंग डेप्थ हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना आएगा, देखो ये आएगा, देखो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बात कर रहा हूं मैं, इस सेक्शन की बात करूंगा तो इस सेक्शन पे ये देखो VU प्लस माइनस MU tan बीटा अपॉन D डिवाइडेड बाई BD। ठीक है, ये जो स्ट्रेस आएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, एक बार तो गेट में भी सीधा सवाल आ गया था। वेरिंग डेप्थ के लिए आप नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालो, इतना सिंपल, VU प्लस माइनस tan U बीटा अपॉन D अपॉन BD। अब ये MU इस सेक्शन पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है पर्टिकुलर सेक्शन पे वो MU, और बीटा ये है जो इसके टॉप फाइबर्स और बॉटम फाइबर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा। ठीक है, ये tan बीटा है, B नहीं है, ये tan बीटा है। ओके, तो बस हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस तो देख लिया। अच्छा, हमारा बीम पे इतना स्ट्रेस आ रहा है, अब हमें क्या निकालना है, देखो अपन बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वाइज चल रहे हैं। ठीक है, अपन ने देखा कि अच्छा ये स्ट्रेस आ रहा है, तो अब इस स्ट्रेस को कोई रजिस्ट भी करेगा, कौन कौन रजिस्ट करेगा, पहले कंक्रीट। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अब कंक्रीट के बारे में, यानी कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, टाउ C। ठीक है, अभी ये तो देख लिया अपन ने कि बीम पे कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ये देख लिया नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कितने आ रहे हैं, टाउ V आया, चलो देख लिया अपन ने। अब मेरे को बात समझ में आती है कि अच्छा इसको रजिस्ट भी तो करवाना है भाई, इसको किससे कम करूंगा मैं, चेक किसके लगाऊंगा, अब तो मैंने टाउ V तो निकाल दिया, अब टाउ C देखो, मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यानी कि अब देखो जो मैंने अनक्रैक्ड पोर्शन वाला बात लिया था ना, वो यहां आएगा रोल, यानी कंक्रीट खुद भी तो कुछ शियर को रजिस्ट करेगा, वो कितना किसके बराबर करेगा, टाउ C के। और ये हमें कहां से मिलेगी वैल्यू, ये वैल्यू मिलेगी बेटा हमें टेबल नंबर 19 किधर, अगर LSM है, और टेबल नंबर 23 अगर WSM है। ये वैल्यूज हमें मिलेगी टाउ C की इन टेबल से, आपको फोटो मिल जाएगी, आपकी स्क्रीन पर फोटो आ जाएगी इनकी अलग अलग। ठीक है, अब देखो बात समझ आती है कि सर इस टेबल में पहली बात तो क्या है, परसेंटेज स्टील रिइंफोर्समेंट है एक कॉलम में, परसेंटेज स्टील रिइंफोर्समेंट या 100 AST अपॉन BD। देखो एक कॉलम में ये है और एक कॉलम में है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, M20, M25 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये है, तो मुझे ये वैल्यूज मिलेगी कैसे कि भाई मैंने कोई बीम किया होगा, मैंने कोई कंक्रीट लिया होगा, जैसे मान लो M25 लिया होगा और कुछ टेंशन रीइंफोर्समेंट भी डाला है, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए होगा, टाउ C चाहिए होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मेरा परसेंटेज यानी 100 AST अपॉन BD की वैल्यू 0.4 है मान लो, ठीक है, और M20 है, तो टेबल से देख के दिखा सकते हैं ना, बिल्कुल, कि टेबल में देखो कितना आ रहा है 0.4 और M20 के हिसाब से देख लो कितना आ रहा है, LSM है तो, और WSM है तो WSM वाली टेबल में चेक करेंगे, तो हमें क्या मिला यहां से, टाउ C मिला, यानी कंक्रीट खुद कितना रजिस्ट कर सकता है, यानी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का खुद का कितना है, टाउ C है। ठीक है, अपने टाउ V तो किसमें निकाला, एक सेक्शन पे अपने शियर स्ट्रेस निकाला। ठीक है, चलो अब बात आती है कि सर आपने ये तो बात समझ में आई कि मैंने कोड से ये तो देख लूंगा, क्या देख लूंगा कि 100 AST अपॉन BD इस वैल्यू की, मतलब परसेंटेज जितना रीइंफोर्समेंट है, जितना परसेंटेज रीइंफोर्समेंट है हमारी बीम में, उसके हिसाब से अगर मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसके पर्टिकुलर मैंने ये तो लिया, पर ये क्यों लिया, ये स्टील रीइंफोर्समेंट क्यों ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये ही मैंने क्यों लिया, भाई कोड है, माना कोड है, ठीक है, कोड कहता है तो हमें मानना पड़ेगा कि इसके लिए ही किया, पर कुछ तो बात होगी, ये स्टील रीइंफोर्समेंट के से कंक्रीट का क्या लेना देना। पहली बात कि सर आपने बोला कोड में गिवन है कि इसके करस्पॉन्डिंग इतना ले, ठीक है ले,
बट स्टील रीइंफोर्समेंट जो अपना टेंशन रीइंफोर्समेंट है वो क्या काम आ रहा है कंक्रीट और इसमें डिजाइन शियर। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और चेक क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज रीइंफोर्समेंट पर्टिकुलर टू दी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और निकाल रहा हूँ टाउ सी। ये हमने क्यों किया भाई साहब? हर देखो कभी भी आप चीज कुछ भी करते हैं, नई चीज पढ़ते हैं, तो एक ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना, ये वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? हर चीज के लिए आपको आना चाहिए क्यों। ठीक है, तो बात आती है क्यों बसर। सोचो बेटा क्यों। तो पहली बात कि अगर मैं स्टील को बढ़ाऊं, ठीक है, स्टील को मतलब किसको, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट को बढ़ाऊं, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगी ना बेटा, क्योंकि अपन ने एलएसएम डब्ल्यूएसएम में देख चुके हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ गई, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ गई, तो क्या बढ़ेगा, मेरा कंक्रीट का अनक्रैक्ड पोर्शन भी बढ़ जाएगा, यानी वापस कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना शियर में, यानी अनक्रैक्ड पोर्शन भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, किसका, ऑफ कंक्रीट का। इसीलिए देखो वो शियर ट्रांसफर वाली अपन ने चीज देखी थी ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेरे को ये पता ही नहीं चल पाता। और क्या होता, अगर मैं टेंशन रीइंफोर्समेंट बढ़ाता हूं ना, तो इंटरलॉकिंग, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग भी सुधर जाती है। ठीक है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग। चलो अब बात समझ में आ जाती है मेरे को कि अच्छा ये स्टील रीइंफोर्समेंट, इसीलिए अपन ने ये टेबल में ऐसा ऐसा देखा था। चलो बात समझ में आई। अच्छा अब ये बात समझ में आती है कि सर ये जो टाउ सी है ना, ये जो अभी अपन ने टेबल देखी, ठीक है, ये तो किसकी है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एक चीज और आती है कि मैक्सिमम, कौन सा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ सी मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब कुछ मैक्सिमम भी तो होगा, यानी कंक्रीट में मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आ सकता है पर्टिकुलर ग्रेड के लिए। अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेस में टेंशन का रीइंफोर्समेंट का कोई काम नहीं है। अब ये हमें कौन सी टेबल देगी, टेबल नंबर 20 और टेबल नंबर 24। ये देगा मेरे को एलएसएम में, ये मेरे को देगा डब्ल्यूएसएम में। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको टेबल्स मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर देखो दोनों टेबल आ रही होगी, टेबल नंबर 20 और टेबल नंबर 24। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो टाउ सी मैक्स लिखा हुआ है एक कॉलम में, और एक कॉलम में लिखा हुआ है देखो M20 M25। तो M20 के लिए कितनी आ रही है, देखो देख के बताओ, 2.8 आ रही है ना, हाँ 2.8 आ रही है। ठीक है, तो बस ये जो हमारा टाउ सी मैक्स है ना, अब हमें एक चेक लगाना पड़ेगा। हम आगे भी अगले चैप्टर में, जब अपन अगले लेक्चर में अपन डिजाइन को, स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे ये जो टाउ वी है वो टाउ सी मैक्स से हमेशा कम होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा सेक्शन कोई काम का नहीं है। भले कितना ही शियर इन्फोर्समेंट लगा लो, कोई मतलब नहीं है। कंक्रीट के मैक्सिमम स्ट्रेस से ये टाउ वी कम ही होना चाहिए। ओके, अभी अपन देखेंगे, टेंशन मत लेना इसकी चीज में, मतलब ये चीज चल रहा है इसलिए बता रहा हूं कि ये होना ही होना चाहिए। कौन, जो हमारा टाउ वी है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, वो टाउ सी मैक्स से कम ही होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, इतना एकदम सब क्लियर। अब बात आती है कि सर वापस क्या, कि मैं कौन सा सेक्शन लूं। आपने बताया, क्या बताया, कि सपोर्ट के पास। अब सपोर्ट कितना पास भाई, कितना पास, ठीक है, सपोर्ट के इतना पास कोई वैल्यू तो होगी, बिल्कुल है। ठीक है, हमको क्रिटिकल सेक्शन के सब कोड कहता है हमें कि अच्छा ये क्रिटिकल सेक्शन आपको ये लेना है। क्रिटिकल सेक्शन की बात करूंगा। ठीक है, तो बताओ पहला तो कौन सा हो गया, फेस ऑफ द सपोर्ट। अरे अब राइटिंग में मत जाना बेटा, ठीक है, फेस ऑफ द सपोर्ट, और एक और थोड़ा सा सपोर्ट के डी डिस्टेंस पे। ठीक है, एट डी डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सपोर्ट, ऑफ नहीं फ्रॉम, एट डी डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट। अब बात आती है कि सर ये फेस ऑफ द सपोर्ट पे कैसे, देखो ऐसे, अगर मान लो मेरी कुछ इस टाइप की है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ये एक बीम है, और अगर सपोर्ट के पास में एक कॉन्सेंट्रेटेड हैवी लोड लग रहा है, तो हम किधर डिजाइन करेंगे, शियर इसका, कहां पे क्रिटिकल सेक्शन होगा हमारा, फेस ऑफ द सपोर्ट। ये क्या कह सकते हैं अपन, इन केस ऑफ हैवी लोड्स, इन केस ऑफ हैवी लोड्स नियर दी सपोर्ट। अगर सपोर्ट के पास में हैवी लोड है ना, तो हम फेस ऑफ द सपोर्ट को हमारा क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे, नहीं तो किसको मानेंगे, हमेशा डी डिस्टेंस पर। अब मान लो ये बीम है ना मेरी सिंपली सपोर्टेड,
अगर मान लो सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल है, ये क्या है, यूडीएल है, तो मैं यहां से क्या मानूंगा, एक डी डिस्टेंस पर क्या मानूंगा, मेरा जो ये मेरा सेक्शन है ना, इस सेक्शन के लिए मुझे क्या डिजाइन करना है, इस सेक्शन के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है शियर फोर्स की, और इसी सेक्शन के लिए मैं पूरे बीम का शियर इन्फोर्समेंट डिजाइन करूंगा। आई ना बात समझ में बेटा? ओके तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिजाइन ऑफ शियर देखेंगे। अभी अपन ने आज बिल्कुल बेसिक समझा कि कैसे कैसे क्रैक्स आते हैं, ठीक है, क्या कौन सा क्रिटिकल सेक्शन लेना है हमें, ठीक है, कैसे शियर ट्रांसफर होता है, ये सब अपन ने देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन शियर के डिजाइन करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे अपन ने बीम में एक क्वेश्चन किया था, वैसे एक यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे, शियर इन्फोर्समेंट डिजाइन करेंगे, ठीक है, और वही चेक लगा के अपन का इंश्योर करेंगे हमारी बीम सेफ है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.